नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 7 NCERT पॉलिटी के अध्याय 9 जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष, इसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दें। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी अध्याय को स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता अंसारी, दंपति मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोजा पॉक्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर पढ़े चित्रलेख आपको क्या ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। इस पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों की लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हकीम, शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती हैं, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती हैं और उनसे बिछड़ जाती हैं। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराए देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में यह एक
नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। गरीबी मानवीय गरिमा का अभाव है और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों की अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना की आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं और 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं, इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के लिए किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीक़ों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा महत्वपूर्ण, जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएँ हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरे, खेतीहर मजदूरों, झुग्गीवासियों के मत समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोग ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। चलिए इसको देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलप गोल्स 10 क्या है और समानता को कम करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 क्या है और समानता को कम करना है। क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्हें न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी? तवा मत्स्य संघ। नेक्स्ट टॉपिक है तवा मत्स्य संघ। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवर के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बागों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी अपने जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई ज़िंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में ना सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूलों में से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में
एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद से नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती हैं। तवा एक बांध का निर्माण जो 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत से कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने की व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदार ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया। नवगठित तवा मत्स्य संघ TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उसके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वाले के जीवन यापन के लिए उनके मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीनों बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती हैं। यह सहकारी समिति इसके बाद भी प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं। सारा माल बाज़ार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा कमाने लगे। तवा मत्स्य ने जाल खरीदने और रख रखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। यहाँ प्रस्तुत गीत अच्छे, चलिए आगे देख लेते हैं। पहले इस छुटे हुए बॉक्स वाले पॉइंट को कहाँ से हैं जी, यहाँ तो पढ़ लिए थे, आगे देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। नदी पर बांध ऐसा जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है ज़मीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है। उसे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। यह फोटो उत्तराखंड के टिहरी बांध के बनने में डूब में आए इलाके की हैं।
इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गाँव, जिनमें से कुछ पूरी तरह से, कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए, लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। चलिए इस प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या है प्रश्न? तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था? तो आप बता सकते हैं, आप पढ़े हैं यहाँ पर पैराग्राफ वाइज। दूसरा है, गांव वालों ने यह संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की? क्योंकि उसे सही कीमत सही से नहीं मिल पा रहे थे, सही अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, इत्यादि कारणों से। तो आप पढ़े हैं तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहले ऊपर प्रश्न लिख दें, उसके बाद इसका उत्तर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या आप सोचते हैं कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में 2 पंक्तियां लिखिए। सबसे ऊपर TMS के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए, ऊपर सहकारी समिति की एक सदस्या मछली तौलती हुई सदस्या। क्या आप अपने जीवन में एक ऐसे उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो? यस। तो आप अपने स्तर पर इस प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया है। चलिए इस गीत को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जानने का हक, मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव-गांव चलना पड़े हैं, क्यों बस का निशान नहीं, मेरी भूख को यह जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान अन्य नहीं, मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टाके का सामान नहीं, मेरे बच्चों को यह जानने का हक रे, क्यों रात दिन में करे मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं है, क्यों साला मेरे गांव में नहीं है। चलिए इस बॉक्स वाले पॉइंट को भी देखते हैं। बहुत ही अच्छा यह गीत था। अब लय में हम गा नहीं पाए या फिर जो भी हुआ, हम अपना स्तर पर गाए रहे। आप अपने स्तर पर इसको एक लय में गा सकते हैं। और समानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में इस बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान उत्कृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि असमानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, जिसका नाम है भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, वह मनुष्य की क्षमता का ही होता है। आप यह जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानना अनिमानता है। देश में समानता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है, अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की
ज़रूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस अनमूल्य भाव की लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यम यानी मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों को बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीब को प्रभावित करते हैं। समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती हैं जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। चलिए इस साइड वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं। यहाँ तक देख लिए थे। यहाँ से इस प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। उपर्युक्त गीत में से आपको कौन सी पंक्ति प्रिय लगी? हमें तो बच्चे वाले हक पर बहुत ही अच्छी लगी। मेरे भूख को ये जानने का हक रे, इस पंक्ति से कवि का आशय क्या हो सकता है? आप इस पंक्ति की भावार्थ को अपने शब्दों में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिसमें मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। अगर पढ़े होंगे आप तो ज़रूर आप सुना सकते हैं। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इनमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्हें न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। चलिए दोस्तों, यह प्रश्न को भी हम देखते हैं। आप इन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है? आप लिखें इस पर। क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है और यहाँ पर यह बुक भी समाप्त हो जाता है। आज क्लास 7 NCERT पॉलिटी पूरी तरह से बुक समाप्त कर दी है हमने, आप और हम मिलकर दोनों समाप्त कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यही आपसे आग्रह रहते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्लास 8 की पॉलिटी के साथ। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। जय हिंद।